यह जगह यूक्रेन की खाइयों से 1000 किलोमीटर दूर है। यह फिनलैंड की सीमा के किनारे स्थित है और सेंट पीटर्सबर्ग से कैस्पियन सागर तक फैले पुतिन की सबसे भरोसेमंद परमाणु पनडुब्बियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जल मार्गों का केंद्र है। कल तक यह जगह रूस का अभेद्य किला हुआ करती थी। अब यह युद्ध का सबसे नया और सबसे अकल्पनीय मोर्चा है। यहीं पर यूक्रेनी विशेष बलों ने रूसी नौसेना को एक और करारा झटका दिया। यूक्रेनी विशेष अभियान बलों ने 4 अक्टूबर को घोषणा की कि उन्होंने रूस के करेलिया गणराज्य में कलिब्र क्रूज मिसाइलों से लैस एक रूसी बुयान एम श्रेणी के छोटे मिसाइल जहाज पर हमला किया है। एसएसओ के अनुसार रूसी मिसाइल जहाज ग्रैड 4 अक्टूबर को स्थानीय समयानुसार सुबह 4:31 बजे करेलिया गणराज्य की ओनेगा झील में डूब गया। एसएसओ ने अपने बयान में कहा कि मिसाइल वाहक पोत बाल्टिक सागर से कैस्पियन सागर की ओर जा रहा था। जहाज के पावर यूनिट कंपार्टमेंट के दाहिने हिस्से में क्षति हुई। इस हाई प्रोफाइल जहाज की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है और यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलें ले जा सकता है। हालांकि यह हमला सिर्फ एक जहाज पर हमला करने तक सीमित नहीं था। यह रूस के सदियों पुराने रणनीतिक गहराई सिद्धांत यानी दुश्मन को अपनी जमीन से दूर रखने के सपने के पतन का क्षण था। यह तथ्य कि युद्ध के मुख्य क्षेत्र काला सागर से हजारों किलोमीटर दूर एक अंतर्देशीय झील में इतने बड़े लक्ष्य को निशाना बनाकर उस पर हमला किया जा सकता है, क्रेमलिन की घबराहट का पहला संकेत है। रूस की झीलें और अंतर्देशीय जल जहां वह अपनी परमाणु पनडुब्बियां भी छिपाता है, अब निशाने पर हैं। सेंट पीटर्सबर्ग और कैस्पियन सागर का जलमार्ग अब मौत का जाल बन गया है। यही वह क्षण था जब क्रेमलिन के सबसे सुरक्षित किले की दीवारें ढहा दी गईं। सुरक्षित बंदरगाह का मिथक अब खत्म हो चुका है। इस रणनीतिक भूकंप की भयावहता को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें पहले परिदृश्य को सही ढंग से स्थापित करना होगा। ओनेगा झील कोई साधारण जल स्रोत नहीं है। यह रूस की उत्तरी सैन्य संरचना का केंद्र बिंदु है। यह महत्वपूर्ण श्वेत सागर बाल्टिक नहर का हृदय स्थल है, जो रूस के उत्तरी बेड़े की परमाणु पनडुब्बियों के गढ़ मर्मांस्क को सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए बाल्टिक सागर से जोड़ती है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली जटिल नहर प्रणाली को श्वेत सागर बाल्टिक नहर के नाम से जाना जाता है। यह 227 किलोमीटर लंबी इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, जिसे 20वीं सदी में हजारों गुलाग कैदियों के खून पसीने से बनाया गया था, और यह आर्कटिक महासागर के ठंडे पानी को सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ओपन सोर्स समुद्री डेटा इस बात की पुष्टि करता है कि यह नहर रूस के लिए एक दोहरे उद्देश्य वाला सुपर हाईवे है, जहां एक ओर लकड़ी और खनिजों जैसे वाणिज्यिक सामानों का परिवहन होता है, वहीं दूसरी ओर कहीं अधिक घातक माल भी इसी मार्ग से जाता है। खुफिया सूत्रों की रिपोर्टों के अनुसार 50 मीटर से कम चौड़ाई वाले सभी सैन्य जहाज, जिनमें रूस के उत्तरी बेड़े की परमाणु पनडुब्बियां भी शामिल हैं, नॉर्वे और ब्रिटेन द्वारा नियंत्रित नाटो जलक्षेत्र से बचने के लिए इसी अंतर्देशीय जलमार्ग का उपयोग करते हैं। संक्षेप में, यह नहर एक रणनीतिक बाईपास है जो रूस को अपने उत्तरी परमाणु हमलावर बल को स्थानांतरित करने और उसे बाकी दुनिया से छिपाने की अनुमति देता है। क्रेमलिन को लगा कि उसने अपने सबसे कीमती शिकारियों में से एक को अपने सबसे सुरक्षित बंदरगाह में छिपा रखा है। यह गलत था। ओनेगा झील इस बाईपास का सबसे महत्वपूर्ण जंक्शन है, इसका सबसे चौड़ा और सबसे कमजोर बिंदु, और यूक्रेन ने अपना खंजर ठीक इसी जगह पर भोंक दिया है। ओनेगा झील पर हुए विस्फोट की तरंगों ने न केवल जहाज के पतवार को चकनाचूर कर दिया, बल्कि सदियों पुराने उस मिथक को भी ध्वस्त कर दिया जिसने रूसी सैन्य सोच की नींव रखी थी, जिसे रणनीतिक गहराई का आख्यान कहा जाता है। यह आख्यान हमेशा से क्रेमलिन का सबसे बड़ा आश्वासन रहा है। झारवादी रूस से लेकर सोवियत संघ और पुतिन के रूस तक बात सीधी सादी थी। रूस इतना विशाल है कि कोई भी दुश्मन सेना बिना सैन्य रूप से थके या बेरहम रूसी सर्दी के आगे घुटने टेके उसके केंद्र तक नहीं पहुंच सकती। नेपोलियन की ग्रैंड आर्मी मास्को के सामने पिघल गई। हिटलर की पैंजर डिवीजनें स्टेलिनग्राद के खंडहरों में जम गईं। यह विशाल भूगोल हमेशा से रूस का सबसे बड़ा कवच रहा है। युद्ध हमेशा वहां लड़ा जाता था, सीमाओं के पार, जबकि मातृभूमि यहीं सुरक्षित रहती थी। क्रीमिया पुल पर बमबारी इस सिद्धांत में पहली दरार थी। मॉस्को पर गिरते ड्रोनों ने इस दरार को और गहरा कर दिया। हालांकि ओनेगा झील पर एक क्रूज मिसाइल जहाज का विनाश इस सिद्धांत के ताबूत में आखिरी कील है। यह हमला साबित करता है कि आधुनिक युद्ध भूगोल को निरर्थक बना देता है। अग्रिम पंक्ति अब यूक्रेनी खाइयों से लेकर रूस के सबसे उत्तरी बंदरगाहों, साइबेरियाई रेल मार्गों और पुतिन की कथित तौर पर सबसे सुरक्षित अंतर्देशीय झीलों तक फैला एक तरल और अदृश्य नेटवर्क बन गई है। सामरिक गहराई अब कवच नहीं रही,
यह एक विशाल असुरक्षित क्षेत्र है जिसकी रक्षा करना असंभव है। रूस का सबसे बड़ा लाभ ही उसका सबसे बड़ा अभिशाप बन गया है। सुरक्षित क्षेत्र का भ्रम टूट चुका है। इस सैन्य सैद्धांतिक पतन के तुरंत बाद एक और भी ज्यादा खतरनाक दूसरी लहर का असर फैलने लगा है, मनोवैज्ञानिक पतन। इस हमले का असली निशाना ग्रैड जहाज का धातु का ढांचा नहीं बल्कि रूसी अभिजात वर्ग और जनता का दिमाग है। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक नया और कहीं ज्यादा क्रूर अध्याय है। अब तक खासकर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के फैसले लेने वालों और धनी अभिजात वर्ग के लिए यह युद्ध डोनबास में दूसरों द्वारा अनुभव की जाने वाली एक दूर की समस्या थी जिसे वे टेलीविजन स्क्रीन पर देखते थे। जब तक उनकी आलीशान जिंदगी नौकाएं, पश्चिमी शैली के कैफे और स्थिर व्यवस्था चलती रही, उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि क्रेमलिन यूक्रेन में क्या कर रहा है। लेकिन ओनेगा हमले ने इस आरामदायक बुलबुले को सुई की तरह फोड़ दिया। नक्शे को फिर से देखिए। ओनेगा वस्तुतः रूस की सांस्कृतिक और आर्थिक दूसरी राजधानी पुतिन और आज के शासक वर्ग के गृहनगर सेंट पीटर्सबर्ग का पिछवाड़ा है। इन अभिजात वर्ग को अब इस वास्तविकता का सामना करना होगा कि जिस क्षेत्र में वे अपनी ग्रीष्मकालीन झोपड़ियां बिताते हैं, जहां वे नौकायन करते हैं और शांति पाते हैं, वह युद्ध क्षेत्र में बदल गया है। युद्ध अब टेलीविजन पर नहीं दिखाई देता क्योंकि युद्ध ने उनके अपने दरवाजे पर दस्तक दे दी है। यही वह क्षण है जब स्थिरता और सुरक्षा खरीदे जाने का भ्रम टूट गया है। यही वह क्षण है जब पुतिन द्वारा दिया गया निहित सामाजिक अनुबंध टूट गया है। कानाफूसी करने वाले प्रेस में दहशत फैलने लगती है। अगर हम वहां सुरक्षित नहीं हैं तो हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। यह घबराहट क्रेमलिन को एक अनसुलझे दुविधा, एक रणनीतिक जकड़न में धकेल देती है। पुतिन और उनके जनरलों के सामने अब एक असंभव विकल्प है। क्या वे अपनी सीमित उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों और सर्वश्रेष्ठ सैनिकों का इस्तेमाल टूटती हुई अग्रिम पंक्तियों को थामे रखने के लिए करेंगे, या वे इन मूल्यवान संसाधनों को अग्रिम मोर्चे से हटाकर हजारों किलोमीटर तक फैले विशाल आंतरिक क्षेत्र, रणनीतिक जलमार्गों, परमाणु प्रतिष्ठानों, सैन्य ठिकानों और औद्योगिक केंद्रों की रक्षा के लिए तैनात करेंगे? यह एक ऐसा खेल है जिसमें दोनों ही विकल्प विनाश की ओर ले जाते हैं। अगर वे मोर्चे को कमजोर करते हैं तो वे यूक्रेन की लंबे समय से प्रतीक्षित सैन्य सफलता का रास्ता खोल देते हैं। अगर वे आंतरिक क्षेत्र को असुरक्षित छोड़ देते हैं तो वे ओनेगा झील पर हुए हमले जैसे हमलों को जारी रखने और बढ़ाने की अनुमति देते हैं, रसद लाइनों को पंगु बना देते हैं और रूस के हर कोने में युद्ध का एहसास कराते हैं। यह एक धीमी और दर्दनाक गला घोंटने की प्रक्रिया है जो रूसी युद्ध मशीन को उसके ही भार तले कुचल रही है। एक ही सटीक हमले से यूक्रेन ने रूसी जनरल स्टाफ को अपने ही नक्शों पर अराजकता और अनिर्णय के चक्र में फंसा दिया है। क्रेमलिन अब पूरी तरह से दहशत में है क्योंकि उसे पता है कि वह चाहे जो भी कदम उठाए, खेल के अंत में उसे रणनीतिक शह और मात का सामना करना पड़ेगा। तो यह असंभव हमला कैसे हुआ? सबसे पहले इस जहाज को एक साधारण गश्ती नाव समझना एक घातक भूल होगी। ये प्लेटफॉर्म एक छोटा लेकिन बेहद खतरनाक हथियारा है जो अपने 800 टन के पतवार में 8 कैलिबर की क्रूज मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। इन मिसाइलों की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है। ये परमाणु हथियारों से लैस हो सकती हैं और इनमें बेहद सटीक हमला करने की क्षमता है। युद्ध के मुख्य क्षेत्र काला सागर से हजारों किलोमीटर दूर एक अंतर्देशीय झील में इतना बड़ा लक्ष्य क्या कर रहा था? यह सवाल क्रेमलिन की घबराहट का पहला सुराग देता है। संभावित परिदृश्यों में यह शामिल हो सकता है कि जहाज को मरम्मत और रखरखाव के लिए अंतर्देशीय शिपयार्ड में ले जाया जाए, या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बढ़ते यूक्रेनी खतरे के कारण काला सागर से हटाकर इस सुरक्षित बंदरगाह में छिपा दिया जाए। हालांकि इस फैसले ने जहाज को बचाने के बजाय उसे एक लक्ष्य बना दिया। इससे हम 1,00,000 के सवाल पर पहुंचते हैं। यूक्रेन ने रूसी वायु रक्षा प्रणाली के भीतर अग्रिम पंक्ति से 1000 किलोमीटर दूर इस लक्ष्य पर हमला कैसे किया? इसके 2 मुख्य सिद्धांत सामने आ रहे हैं और दोनों ही रूसी जनरल स्टाफ के लिए दुःस्वप्न जैसे परिदृश्य हैं। पहला सिद्धांत यूक्रेन की लंबी भुजा कहा जा सकता है। हाल के महीनों में ओपन सोर्स खुफिया विश्लेषकों ने दस्तावेजीकरण किया है कि यूक्रेन ने 1000 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता वाले ल्यूटी जैसे कैमिकेज ड्रोन विकसित किए हैं और उनका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है। मानचित्र पर संभावित उड़ान मार्गों की जांच करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये यूएवी रूस के विरल आबादी वाले उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर से उड़ान भरकर उन गलियारों का उपयोग करके अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते थे जहां वायु रक्षा रडार सबसे कमजोर हैं। रूस ने अपनी सबसे उन्नत S-400 बैटरियों और रडार प्रणालियों को मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे महानगरों और यूक्रेनी सीमा पर अग्रिम पंक्ति की सुरक्षा के लिए केंद्रित किया है। इससे देश के विशाल आंतरिक भाग में बड़े बड़े अंधे क्षेत्र बन जाते हैं।
हजारों वर्ग किलोमीटर के जंगली और दलदली इलाके में जमीन के पास उड़ते हुए मिश्रित सामग्री से बने कुछ मीटर के पंखों वाले ड्रोन का पता लगाना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। यह सिद्धांत इस बात का प्रमाण है कि रूस का हवाई क्षेत्र कितना छिद्रपूर्ण है और तथाकथित अभेद्य वायु रक्षा गुंबद वास्तव में एक भ्रम है। दूसरा और शायद ज्यादा साहसिक सिद्धांत भूतों के भीतर के परिदृश्य का है। इस सिद्धांत के अनुसार यह हमला रूसी क्षेत्र में सक्रिय यूक्रेनी विशेष बलों द्वारा या उनके साथ सहयोग करने वाले रूसी पक्षपातपूर्ण समूहों द्वारा किया गया हो सकता है। यह एक साधारण यूएवी हमले की तुलना में कहीं अधिक जटिल और क्रेमलिन के लिए कहीं अधिक भयावह संभावना है। इस परिदृश्य में पानी के किनारे छिपे किसी ऑपरेटर द्वारा प्रक्षेपित किए गए छोटे एफपीवी ड्रोन या समुद्री ड्रोन द्वारा की गई तोड़फोड़ शामिल हो सकती है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया निदेशालय GUR ने पहले भी रूस के भीतर रेलवे लाइनों और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर इसी तरह के अभियानों का संकेत दिया था। अगर यह हमला अंदर से आयोजित किया गया था तो यह न केवल तकनीकी कमजोरी को दर्शाता है बल्कि रूसी सुरक्षा और खुफिया तंत्र की पूर्ण विफलता, देशद्रोह का कृत्य और घरेलू मोर्चे के ढह जाने को भी दर्शाता है। यह संभावना क्रेमलिन के गलियारों में ये सवाल उठाएगी कि गद्दार कौन है। FSB के भीतर एक खोजी अभियान शुरू होगा और व्यापक आंतरिक व्यामोह की लहर पैदा होगी। चाहे जो भी सिद्धांत सही हो, नतीजा वही रहेगा। रूस को उसके अपने ही घर में निशाना बनाया गया है। ओनेगा झील पर हमला कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसे डोमिनोज प्रभाव की शुरुआत है जो रूस की उत्तरी रणनीति को ध्वस्त कर देगा। इस रणनीतिक शह और मात की स्थिति को समझने के लिए इस घटना के परिणामों पर गौर करना होगा। सबसे पहले ग्रैड मिसाइल जहाज है। यह सिर्फ एक सैन्य क्षति ही नहीं बल्कि एक प्रतीक का विनाश भी है। दूसरा, श्वेत सागर बाल्टिक नहर की सुरक्षा का खात्मा। अब इस महत्वपूर्ण जलमार्ग का इस्तेमाल करने वाला हर सैन्य या उच्च मूल्य वाला व्यावसायिक जहाज एक संभावित निशाना है। यह स्थिति रूसी नौसेना को एक निर्णय लेने पर मजबूर करेगी। या तो इस महत्वपूर्ण धमनी का उपयोग करने का जोखिम उठाएं या नाटो की पूरी निगरानी में अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में नौकायन करने के लिए मजबूर हों। दोनों ही विकल्प उत्तर में रूस की सैन्य गतिशीलता को गंभीर रूप से सीमित कर देंगे और उसकी परिचालन गति को रोककर उसे ठप कर देंगे। इसका मतलब है रूस के परमाणु पनडुब्बी बेड़े के केंद्र मरमांस्क में स्थित ठिकानों का रसद संबंधी गला घोंटना। तीसरा परिणाम आर्थिक अराजकता है। यह रूस के उत्तरी क्षेत्रों से निर्यात किए जाने वाले अरबों डॉलर मूल्य के प्राकृतिक संसाधनों का मुख्य परिवहन मार्ग भी है। बढ़ते सुरक्षा जोखिम बीमा लागत बढ़ा देंगे, वाणिज्यिक जहाजों को इस मार्ग का उपयोग करने से रोकेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को संकट में डाल देंगे। इसका मतलब है कि युद्ध की आर्थिक लागत का असर अग्रिम मोर्चे से हजारों किलोमीटर दूर आम रूसी नागरिकों को भी महसूस होने लगेगा। इस डोमिनोज प्रभाव की सबसे खतरनाक कड़ी नए मोर्चों का खुलना है। ओनेगा हमले ने यूक्रेन के संभावित लक्ष्यों के लिए एक मिसाल कायम कर दी है। विश्लेषक वर्तमान में रूस के सबसे असुरक्षित और असुरक्षित बुनियादी ढांचे को दर्शाने वाले मानचित्रों पर काम कर रहे हैं। मानचित्र पर मौजूद ताले और बांध अगले संभावित लक्ष्य हैं। लक्ष्य हैं। इनमें से किसी एक को नष्ट करने से पूरा जलमार्ग महीनों तक अनुपयोगी हो सकता है और उसकी मरम्मत पर अरबों डॉलर खर्च हो सकते हैं। ऐसे ही सैन्य जहाज दूसरे अंतर्देशीय जलमार्गों पर भी चल रहे हैं या बंदरगाहों में इंतजार कर रहे हैं। ये सभी अब अगले यूक्रेनी ड्रोन के निशाने पर हैं बिसें। रूस के परमाणु निवारक तंत्र की रीढ़ मरमांस्क और सेवेरोद्विंस्क में पनडुब्बी ठिकानों तक जाने वाले महत्वपूर्ण रेल और सड़क पुल और भी भयावह हैं। ओनेगा झील पर हुए हमले से इन ठिकानों की भेद्यता की पुष्टि हो गई है। यूक्रेन ने स्पष्ट कर दिया है कि यह तो बस शुरुआत है। इससे रूसी सैन्य योजनाकारों को एक भयावह वास्तविकता का सामना करना पड़ रहा है। अब बचाव के लिए कोई एक मोर्चा नहीं बचा है। जिसकी रक्षा करनी है वह है पूरा देश, जो दुनिया का सबसे बड़ा और 11 समय क्षेत्रों में फैला हुआ है। यह एक ऐसा सैन्य दुःस्वप्न है जिसे कोई भी सेना हासिल नहीं कर सकती। रूस अपने ही विशाल भूगोल में फंसा हुआ है। इस नई वास्तविकता में पुतिन शासन के आंतरिक मोर्चे को पूरी तरह हिला देने की क्षमता है। क्रेमलिन की प्रचार मशीनरी वर्षों से जनता को एक अजेय सेना और अभेद्य सीमाओं का मिथक बेचती रही है। यह आख्यान शासन की वैधता की आधारशिलाओं में से एक था। लेकिन अब फिनलैंड की सीमा के पास एक झील में जलते हुए युद्धपोत की तस्वीरें इस प्रचार की खोखलीपन को उजागर करती हैं। स्थानीय टेलीग्राम चैनल और सोशल मीडिया नेटवर्क दहशत और सवालों की ऐसी लहर से भर गए हैं जिन्हें सरकारी मीडिया नियंत्रित नहीं कर पा रहा है।
जैसे हमारी हवाई सुरक्षा कहाँ है, सेंट पीटर्सबर्ग के बाहरी इलाके असुरक्षित कैसे हो सकते हैं, और हमने सोचा था कि युद्ध का हमसे कोई लेना देना नहीं है, अब ये हमारे दरवाजे पर है। सीधे तौर पर सरकार के अधिकार को निशाना बनाओ। यह सिर्फ एक सैन्य हार ही नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा और विश्वास का भी संकट है। हर नया हमला शासन में जनता के विश्वास को और कमजोर करता है। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें और सुपरमार्केट की खाली अलमारियों जैसी आर्थिक कठिनाइयों के साथ यह सुरक्षा उल्लंघन एक संभावित सामाजिक विस्फोट को जन्म दे सकता है। पुतिन का सबसे बड़ा डर अग्रिम मोर्चे पर मुट्ठी भर जमीन गंवाना नहीं, बल्कि रूसी जनता की वफादारी गंवाना है। ओनेगा झील पर हमला इस डर को हकीकत में बदलने की दिशा में सबसे अहम कदमों में से एक था। घरेलू मोर्चा टूट रहा है और क्रेमलिन को इस पतन को रोकने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा। अंततः यूक्रेन युद्ध को ऐसे क्षेत्र में ले गया है जिसकी पुतिन और उनके जनरलों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। महंगी और बोझिल सेनाओं से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, साहस, असंयमित रणनीति और तकनीक से। इसने एक बार फिर दुनिया को साबित कर दिया है कि रूसी महाशक्ति के दिल पर चोट पहुंचाई जा सकती है जहां वह सबसे कमजोर है और जहां उसकी सबसे कम उम्मीद होती है। ओनेगा झील के ठंडे पानी में सिर्फ ग्रैड नाम का एक युद्धपोत ही नहीं डूबा। उस जहाज के साथ ही रूस का यह मिथक कि हमारा किला अभेद्य है, उसकी रणनीतिक गहराई का सिद्धांत और घरेलू मोर्चे पर सुरक्षा का झूठा बोध भी डूब गया। ओनेगा झील से उठती लपटें सिर्फ एक जहाज ही नहीं, बल्कि रूस की एक अजेय किले वाली छवि को भी निगल रही हैं। युद्ध अब सिर्फ डोनबास की कीचड़ भरी खाइयों में नहीं लड़ा जा रहा। यह रूस के हृदय तक पहुंचने वाले जलमार्गों पर, साइबेरिया को पार करने वाली रेल लाइनों पर और सबसे महत्वपूर्ण आम रूसी नागरिकों के मन में लड़ा जा रहा है। कीव ने इस नए युद्ध में खेल के नियम नए सिरे से लिख दिए हैं और इस नए खेल में रूस के पास छिपने की कोई जगह नहीं है, भागने के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं है। रूस की आखिरी शरणस्थली भी अब आग की लपटों में है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें। नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।